हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द स्मार्ट क्लासेस। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो हमने लिए हैं पीवाईक्यू बेस्ड ऑन जेकेएस। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, इनको पूछा गया है। आज हम पर्टिकुलरली ईवीएस और साइंस और टेक को लेकर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं केस एग्जाम में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईपीएल होने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड बाय सीपीसीबी ड्यूरिंग द नाइट। तो नॉइज पोल्यूशन को लेके एक लिमिट तय की गई है कि इतने लिमिट में एक होना चाहिए। किसके द्वारा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है एक लिमिट तय की गई है कि रात के दौरान जो नॉइज पोल्यूशन है इस डेसिबल के अंदर होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 40 to 70 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। तो कभी कभी भूचाल आता है, उससे जो तबाही होती है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल मेजर इंटेंसिटी विच इज द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि कितनी तबाही होगी वो हम इस स्केल से मेजर करते हैं। और जहां तक बात है रिक्टर स्केल की, तो रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है टोटल एनर्जी रिलीज्ड एट द अर्थक्वेक सोर्स, यानी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो मेजर करता है। कौन सा? वो मेजर करता है रिक्टर स्केल, यानी मैग्नीट्यूड। तो कभी कभी हम कहते हैं कि पाँच जो था 5 रिक्टर स्केल पे भूचाल जो था आया था, तो वो मैग्नीट्यूड की बात होती है, दैट इज रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग गैसेस। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की। तो अलग अलग गैसेस दी गई हैं, तो इनका हमने सही सीक्वेंस बताना। तो जहां तक बात है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात, इसका मतलब क्या होता है? मेजर हाउ मच हीट गैस ट्रैप। तो इनमें से जो बहुत सारी गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं, यानी जो अर्थ से हीट आती है उसको ट्रैप करते हैं, ऊपर उसको जाने नहीं देते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस जो है वो ट्रैप करती है? इसका सही सीक्वेंस होगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1, देन यू हैव मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो बात हो रही है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो ये गोल सेटअप किए गए हैं किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेटअप किए गए हैं। तो इनका मकसद ये है कि दुनिया में एक तो पॉवर्टी को खत्म करना है हमने, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसको बचाना। तो बहुत सारे गोल्स जो है वो सेटअप किए गए हैं इसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको आपने करेक्टली मैच करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी जो गोल 4 है उसका मतलब है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना, और 5 जो है वो बात करता है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। उसके अलावा गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है, साफ पानी और साफ सफाई। और 10वां जो है वो बात करता है रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द निफा वायरस। तो यहाँ पे बात हो रही है निफा वायरस को लेकर, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है और जो सही आंसर है उसको आपने टिक करना है। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज एन आर्थ्रोपॉक्स वायरस। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, निफा वायरस इज ए जूनेटिक डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसान में लगती है। तीसरा दिया गया है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज प्रेफर्ड लेबोरेटरी टेस्ट फॉर निफा वायरस। तो निफा वायरस को पता कैसे चलेगा, इसके लिए टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं पीसीआर। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, द इनक्यूबेशन पीरियड रेंज फ्रॉम 4 to 14 डेज ऑन एवरेज। तो जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो कब तक होता है? 4 से 14 दिन के बीच में होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? तो इसमें 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं निफा वायरस को लेकर। पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है। तो निफा इज ए हेनिफिर वायरस, आरएनए वायरस है ये। तो ऑर्थोपॉक्स वायरस इंक्लूड वायरसेस लाइक स्मॉल पॉक्स एंड एमपॉक्स। तो निफा वायरस में ये नहीं आता है। ठीक है ना। ऑर्थोपॉक्स वायरस में कौन सा आता है? स्मॉल पॉक्स आता है। और जहां तक दूसरी बात है कि निफा वायरस इज जूनोटिक डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, ये बिल्कुल सही है। तो ये जानवरों से इंसानों में ये बीमारी फैलती है, फ्रॉम एनिमल्स स्पेशली फ्रूट बैट्स एंड पिग्स।
यानी ये चमगादड़ और ये सुअर वगैरह हैं उनसे फैलती है। तीसरा स्टेटमेंट जहां तक है, पीसीआर इज प्राइमरी टूल यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन, तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है पीसीआर, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट, द टिपिकल इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 14 days, दो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 45 days इन रेयर केसेस। तो ये बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं निफा वायरस को लेकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो बात हो रही है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की, और जिनको एस्टेब्लिश किया जाता है किसके तहत, यूनेस्को के तहत। तो भारत में भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। हमें उनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, यानी सबसे पहले कौन बना, उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2, 3, 4 और 5। गल्फ ऑफ मन्नार ये बना 1989, देन यू दिस सिमलीपाल 1994, पंचमरी 1999, अगस्तमलाई 2001 और कच्छ 2008 में बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस एंड बैक्टीरिया इज करेक्ट। यहाँ पे बात हो रही है वायरसेस की और बात हो रही है बैक्टीरिया की। इनको लेके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द लिविंग सेल। तो स्टेटमेंट दिया है कि जो वायरस है वो फिर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लिविंग सेल के बाहर कर सकते हैं, आउटसाइड द लिविंग सेल, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, बैक्टीरिया कैन लिव इंडिपेंडेंटली एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। जो बैक्टीरिया हैं ये अपने आप को खुद जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अलग से ये रह सकते हैं। किस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ये अपने आप को, बाइनरी फिशन के लिए। तीसरा दिया गया है, बोथ वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो वायरसेस और बैक्टीरिया हैं ये जो हैं दोनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और चौथा स्टेटमेंट दिया गया है, वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर बोथ विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। चाहे बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो, इनको आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट है, बाकी तीनों जो है वो इनकरेक्ट है। बैक्टीरिया कैन लिव इंडिपेंडेंटली, ये बात बिल्कुल सही है कि ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ये बात बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। वायरसेस आर नॉट सेल, जहां तक बात है वायरसेस की, ये सेल नहीं होते हैं, एंड मस्ट हाईजैक द होस्ट सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। तो ये हाईजैक करते हैं, जहां पे ये कोई होस्ट सेल होता है उसको ये हाईजैक करते हैं और अपने आप को वहां ये प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड सब्सटेंस दे एक्ट अपॉन। तो इसमें से बात हो रही है कहाँ, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम की, और वहां पे कौन सा सब्सटेंस जो है उस पर वो एक्ट करते हैं उसको लेके। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज प्रोटीन, और नंबर 3 पेप्सिन फेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पे अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट जो है वो बिल्कुल सही है, जबकि लाइपेज जो एक्ट करता है फैट्स पे, और पेप्सिन जो है वो एक्ट करता है प्रोटीन पे। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक मटेरियल एंड सेल डिवीजन। तो बात हो रही है जेनेटिक मटेरियल और सेल डिवीजन को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, जेनेटिक ट्रेट्स आर कैरिड बाय डीएनए। जहां तक बात है जेनेटिक ट्रेट्स की को लेके, तो इनको कैरी किया जाता है, कौन कैरी करता है, दे आर कैरिड बाय डीएनए। पहला ये, आरएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। जो आरएनए है वो है एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। और तीसरा है, मिटोसिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ। तो मिटोसिस से क्या होता है, नए सेल बनते हैं और जिससे ग्रोथ होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज आरएनए इज टिपिकली सिंगल स्ट्रैंड। तो जहां तक ये आरएनए की बात है, ये टिपिकली सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लांट हार्मोन्स एंड फंक्शन। यहाँ पे बात हो रही है प्लांट हार्मोन्स की और उनके फंक्शन को लेके। तो कुछ पेयर्स हैं वो दिए गए हैं और आपने इनको सही से इनको मैच करना। ऑक्सिन, दैट इज प्रोटोट्रोपिज्म, साइटोकिन सेल डिवीजन, नंबर 3 गिबरेलिन, दैट इज स्टेम एलोंगिनेशन, एस्केबिक एसिड, सीड डोरमेंसी। और सही ऑप्शंस क्या है, ये चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑल लिस्टेड फंक्शन आर प्राइमरी रोल ऑफ दिस हार्मोन। तो जितने भी यहाँ पे इन्होंने दिए हैं
ऑक्सिन का रोल रहता है ग्रोथ टुवर्ड लाइट, साइटोकिन डिवीजन में काम हेल्प करता है, गिबरलिन हाइट एंड एबीसी डोमिनेंसी और स्ट्रेस। जितने भी इन्होंने यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स दिए हैं और उनके फंक्शन दिए हैं ये बिल्कुल सही है, ये सभी जो पेयर्स हैं वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नेचुरल पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो बात हो रही है किसकी, ह्यूमन हार्ट की, और यहाँ पे कौन सा एक्ट करता है यहाँ पे नेचुरल पेस मेकर, दैट इज एस ए नॉट, दैट इज सिनोट्रायल नोड जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स दैट सेट द रिदम ऑफ हार्ट। तो बिल्कुल सेट करता है क्या, रिदम ऑफ हार्ट को ये सेट करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एस ए नॉट। अगला क्वेश्चन, प्योर वाटर हैज ए पीएच ऑफ 7 8 विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर। यहाँ पे पीएच वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। पीएच वैल्यू पानी की 7 होती है और किस टेम्परेचर पे होती है, वो होती है 25 डिग्री सेल्सियस। और जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा और जो ये पीएच वैल्यू है ये घटती जाती है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको आपने कंसिडर करना है और देखना है इनमें से कौन सा सही है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन। जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं ये दोनों एलोट्रोपीज हैं किसकी, कार्बन की। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं ये दोनों अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है, जबकि स्टेटमेंट पहला जो है बिल्कुल सही है। वाइल बोथ आर कार्बन एलोट्रोपीज, ये दोनों जो है ये कार्बन एलोट्रोपीज हैं। डायमंड इज इंसुलेटर, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड है वो इंसुलेटर का काम करता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज इट हैज फ्री डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो जहां तक एलोट्रोपीज की बात होती है इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो सेम एटम एलिमेंट से बनी होती है लेकिन जो फिजिकल फॉर्म रहती है उनकी अलग अलग रहती है। अगला क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार जो है ब्रीड करते हैं। तो कौन से हैं, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी 3 and 4, दैट इज पैसिफिक सैल्मन एंड बैम्बू आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेमिलपैरिटी। दे रिप्रोड्यूस वंस विद हाई एफर्ट एंड देन टिपिकली डाई। तो ये खाली एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज सैल्मन फिश और बैम्बू। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड एग्जिबिट ब्रूड पैरासिटिज्म। बात हो रही है यहाँ पे ब्रूड पैरासिटिज्म का। तो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, ब्रूड पैरासाइट लेज एग इन अदर बर्ड नेट्स। तो ये अपने अंडे जो हैं दूसरों के घोंसले में डालते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी 1 2 3 and 6। यानी इसमें कौन सा आता है, कोकोज, कॉक बर्ड, इंडिगो बर्ड्स एंड हनी गाइड्स आर नोन फॉर दिस। जहां तक बात ईगल की है, ईगल और पिजन ये दो की जहां तक बात है, ये क्या करते हैं, बिल्ड देयर ओन नेस्ट, ये अपने घोंसले खुद बनाते हैं। जो दूसरे हैं ये क्या करते हैं, लेज एग इन अदर बर्ड्स नेस्ट, यानी ये अपने अंडे जो है वो दूसरों के जो नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, उनमें देते हैं। तो इसको कहते हैं हम ब्रूड पैरासिटिज्म। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बिकम एन ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर रेटिफिकेशन बाय 5 कंट्रीज, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो ये एक ट्रीटी साइन हुई है कितने, 5 देशों में। इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन है इंडिया, लाइबेरिया, इस्तानिया, इथोपिया एंड निकरगाओ। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन प्राइसिंग। बात हो रही है यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग को लेके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, कार्बन प्राइसिंग इज ए पॉलिसी टूल दैट पुट फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन ग्रीन गैस इमिशन प्राइमरी मीथेन। तो यहाँ पे एक ऐसा टूल है जिसमें क्या किया जाता है, पुट फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाते हैं, इमिशन उसकी ज्यादा करते हैं, तो उन पे कॉस्ट लगाई जाती है, फाइनेंशियल कॉस्ट, इसको लेके पर्टिकुलरली मीथेन को लेके। इट वर्क्स बाय मेकिंग इमिटर पे फॉर एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय देयर पोल्यूशन। तो जो भी ये पोल्यूशन मतलब फैलाते हैं और उनको पे किया जाता है, उसके लिए उनको जो है पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। मेकिंग इमिटर पे फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, तो जो भी ये नुकसान वगैरह होता है इनसे, पोल्यूशन से, तो उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। पहला ऑप्शन जहां तक बात है इज स्लाइटली मिसलीडिंग, ये जो है ये पहला मिसलीडिंग है, बिकॉज कार्बन प्राइसिंग इज प्राइमरी फोकस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये
कार्बन प्राइसिंग जहां तक है ये स्पेशली फोकस है किसको लेके, CO2 को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, ना कि मीथेन को लेके। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने इनको कंसिडर करना है। पहला दिया है द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड अंडर रामसार कन्वेंशन। तो जो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है और ये किसके तहत मेंटेन किया जाता है, रामसार कन्वेंशन। तो ये जो रामसार कन्वेंशन है ये क्या है, ये एक्चुअली वेटलैंड्स को लेके है, ठीक है। तो रामसार एक सिटी है ईरान में जिसको लेके इस कन्वेंशन को नाम दिया गया। ये वेटलैंड्स को लेके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इन इंडिया कॉलिडो नेशनल पार्क राजस्थान एंड चिलिका लेक ओडिशा आर करंटली इंक्लूडेड। तो इंडिया में जहां तक बात करें, दो यहाँ पे ये हैं, एक तो कॉलिडो नेशनल पार्क है, दूसरा चिलिका लेक है, इनको इसमें इंक्लूड किया गया। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन एक। चिलिका लेक वॉज रिमूव फ्रॉम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इन 2002। ये जो चिलिका लेक है इसको इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से 2002 में निकाला गया आफ्टर सक्सेसफुल रिस्टोरेशन। करंटली ओनली कॉलिडो एंड लोटक लेक मणिपुर आर लिस्टेड। तो सिर्फ अभी दो ही हैं, एक तो कॉलिडो है बिल्कुल सही, और दूसरा जो है वो है लोटक लेक। तो लोटक लेक कहाँ पे है, ये मणिपुर में, इसको फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन इसको लेके। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइन टेल्ड मैकॉय। इसको लेके आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। इट इज स्ट्रिक्टली एबोरियल इन इट्स हैबिट्स। इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, यानी ये खाली वेस्टर्न घाट तक ही सीमित है, वहीं मिलती है। इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर। तो इसको क्लासिफाई किया गया है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर है ऑन द IUCN रेड लिस्ट एंड इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का लेके, तो इसमें इसको डाला गया है शेड्यूल 1 में, यानी प्रोटेक्शन लिस्ट में डाला गया है। जबकि इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है। The line-tailed macaw is pyramid that live almost entirely in the canopy of rainforest and is found naturally only in the western घाट of South India। तो ये हमें मिलती है खाली साउथ इंडिया में, वेस्टर्न घाट में, बिल्कुल सही है। जहां तक बात है कि ये क्लासिफाई इसको किया गया क्रिटिकली एंडेंजर, ये क्रिटिकली एंडेंजर इसको क्लासिफाई नहीं किया गया, एंडेंजर में है लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर में ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है वो सही है, बाकी तीसरा जो है वो गलत है। आगे चलते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने ये बताना है इनमें से सही कौन सा। इट इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल अवार्ड बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन डेनमार्क। तो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल अवार्ड है जो किसके द्वारा दिया जाता है, बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। और दूसरा, चंद्रभागा बीच इन ओडिशा वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो भारत में ओडिशा में एक बीच है चंद्रभागा बीच, तो उसको ये अवार्ड मिला है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, द ब्लू फ्लैग इज हाईली रेस्पेक्टेड ग्लोबल इको लेबल। तो ये काफी रेस्पेक्टेड एक ग्लोबल इको लेबल है, इसको दिया जाता है, बीचेस को दिया जाता है, रन बाय FEE इन डेनमार्क। इसको कौन रन करता है, FEE, जो कहाँ पे है वो है डेनमार्क में, ठीक है। दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, चंद्रभागा बीच ऑन द कॉर्नर कोस्ट ऑफ ओडिशा वाज इंडीड द फर्स्ट बीच इन इंडिया एंड एशिया टू अचीव दिस सर्टिफिकेशन। ये भारत में पहली ऐसी बीच थी, भारत के अलावा एशिया में भी ये पहली ऐसी बीच थी जिसको ये अवार्ड यानी जो सर्टिफिकेशन है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन अंडर द इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन। तो यहाँ पे बात हो रही है नेशनल क्वांटम मिशन को लेके। तो इसमें अलग अलग कुछ डोमेन्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन हैं वो बनाए गए हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। तो आपने सही जो है रेफरेंस जो है उनको जोड़ना है। इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। IISc बैंगलोर क्वांटम कंपाउंडिंग को लेके, कंप्यूटिंग को लेके। दूसरा IIT मैड्रास क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, IIT बॉम्बे क्वांटम कम्युनिकेशन को लेके, और IIT दिल्ली क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ये पहले भी हम कर चुके हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लाइफ में खाली एक बार ब्रीड करते हैं,
और उसके बाद ये मर जाते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, ये हम कर चुके हैं, पैसिफिक सोलिमन फिश एंड बैम्बू। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट इन इंडिया दैट हैव अप्रूव्ड प्लास्टिक पार्क। तो आपने जो इंडिया में कुछ स्टेट है इन्होंने अप्रूव किया है प्लास्टिक पार्क्स को, तो वो कौन कौन सी आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2, 3 एंड 4, ये सभी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड सेवरल प्लास्टिक पार्क अक्रॉस द वेरियस स्टेट टू प्रमोट द प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बहुत सारे प्लास्टिक पार्क जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं। वो कहाँ कहाँ पे हैं, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, एमपी और झारखंड। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, तो ये जो था ये आखिरी क्वेश्चन था इस पीवाईक्यू सीरीज का। आई होप आपको इस पीवाईक्यू सीरीज से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपको पता चल जाता है कि जब हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हैं तो जो पूछने का जो लेवल है वो किस लेवल का होता है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है। तो आने वाले टाइम में हम जो है और पीवाईक्यूज जो हैं वो लाते रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आज हमने पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक और एंड ईवीएस, इसको लेके जो है आज हमने ये पीवाईक्यू सीरीज आई थी। सो मिलते हैं आपके साथ अगली बार एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।